प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सिंह आज क्लास 12 समाजशास्त्र का लेसन 2 का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आप जनसंख्या के तमाम ऐसे चीज़ों के बारे में, आयामों के बारे में आपने पढ़ा पिछले वीडियो में। आज आप इस हेडिंग से शुरू करेंगे, प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएँ, मेजर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम भारत की सामाजिक जनांकिकी का अध्ययन करते हैं तो इनमें अनेक ऐसी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो विश्व के बहुत से देशों में काफ़ी भिन्न हैं। ये विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित। पहला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होने के बाद भी हमारी जनसंख्या का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस समय भारत से अधिक जनसंख्या केवल चीन की है, लेकिन चीन में परिवार नियोजन की नीति बहुत कड़ाई से लागू होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि रुक गई है। दूसरी ओर भारत में अभी भी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.80 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। यानी भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की रेट थी, यद्यपि आज़ादी के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं रही है। यहाँ पे मृत्यु दर में कमी विशेष रूप से आई है। आजकल आधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज़ और तमाम व्यवस्थाओं के कारण जो जो है बच्चों में जो जन्म दर था और बुजुर्गों में जो जन्म दर था, उनमें गिरावट आई है, क्योंकि उनका उचित समय पर सही इलाज होने के कारण उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। इस प्रकार जो है भारत में प्रतिवर्ष 1.80 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख लोग लगभग प्रतिवर्ष नए जन्म लेते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए, जो भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। यानी इसमें यदि चीन की तरह कड़ाई से पालन किया जाए तो जनसंख्या नियोजन किया जा सकता है, लेकिन संभवतः ये होने में समय लगे। भारतीय जनसंख्या में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित लोगों का समावेश है। यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 17 करोड़ है। मुसलमान यह मानते हैं कि परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करना उनके धर्म के विरुद्ध है। अनेक जनजातियों के लोग परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी यद्यपि भारत में बहुधर्मी लोग रहते हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें एक धर्म है मुस्लिम धर्म, मुसलमान, जो इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है। ये यहाँ की जनसंख्या वर्तमान समय में एक आंकड़ा जो जनसंख्या का है वो 17 करोड़ का है, और इसमें जो है ये लोग परिवार नियोजन के सिस्टम को फॉलो करना शायद इन्हें इनके धर्म के विरुद्ध मानते हैं। तो इस प्रकार से बहुधर्मी होने के नाते तमाम परिवार नियोजन की जो नियम है, प्रणाली है, ये सब पूरी तरीके से लागू नहीं की जा रही है भारत पर, जिसका परिणाम है कि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है। भारत में आज भी लगभग 69% लोग गाँव में निवास करते हैं। गांव में साक्षरता की कमी होने के साथ ही संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक है। इसके फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति ग्रामीणों में अधिक जागरूकता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक कार्यक्रम और नीतियां बनाई, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा सभी लोगों को परिवार का आकार सीमित रखने के लिए बाध्य किया जा सके। यानी गवर्नमेंट ने तमाम कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किया, शुरू किया, लागू किया, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को उन्होंने धरातल पर नहीं उतारा, इतना सख्ती से लागू नहीं किया कि जनसंख्या नियोजन के जो नियम हैं वो पूर्ण रूप से लगाना या निभाना अनिवार्य हो जाए। इसलिए ये जो है लचर व्यवस्था रही और भारत की जनसंख्या लगातार हर दशक में बढ़ती जा रही है। भारत में जीवन अवधि तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण जनसंख्या में अनुभवी लोगों की काफ़ी कमी है। पृष्ठ 2028 पर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल यह 8% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि हमारे समाज की जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों की संख्या बढ़ी है। इस आयु वर्ग को हम क्रियाशील जनसंख्या मानते हैं। इसी का परिणाम है कि भारत में कुल उत्पादन के साथ आर्थिक विकास की दर में काफ़ी वृद्धि संभव हो सकी है। यानी भारत की आर्थिक विकास में जो वृद्धि हुई है, इसका कारण यह भी है कि 15 से 59 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि ये लोग क्रियाशील श्रमशील होते हैं, श्रम करने वाले होते हैं। 15 वर्ष से छोटे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, जिनका जो उत्पादन की क्षमता कम रखते हैं, और इससे ऊपर वाले बुजुर्ग होते हैं जिनमें कार्य करने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। इसलिए ये दोनों केवल आश्रित वर्ग होते हैं। इसके बीच का जो मूल वर्ग है 15 से 59 साल का, ये कार्यशील वर्ग होता है, और इन वर्गों की संख्या अधिक होने का मतलब देश के लिए ये एक अच्छी सूचना है, एक अच्छी बात है। जनसंख्या में शिशु मृत्यु दर आज भी काफ़ी अधिक है।
पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम होने और उनके स्वास्थ्य की कम सुविधाएं मिलने के कारण सामाजिक संरचना में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति आज भी कमजोर है। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में स्थान परिवर्तन करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी दशा को हम प्रवास अथवा स्थानीय गतिशीलता कहते हैं। स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ने के फलस्वरूप ही ग्रामीण जनसंख्या में कमी हो रही है, जबकि नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व एक दूसरे से बहुत भिन्न होने के कारण यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर उन क्षेत्रों का प्रभाव अधिक है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। भारतीय समाज की राजनीतिक जनांकिकी की एक मुख्य विशेषता इसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों, क्षेत्रों और सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोगों का समावेश होना है। जनसंख्या की इसी विशेषता के कारण भारतीय समाज को हम एक बहुजन समाज कहते हैं। तो ये सब कई कारण थे जो भारत में जनांकिकी विशेषताएं थी, जो प्रमुख जनांकिकी विशेषताएं थी। अगली हेडिंग आप पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है। हम जानें कि हमारे देश में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। हमारे समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे पैदा होने वाली दशाओं के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। इनमें अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह की प्रथा, संयुक्त परिवार व्यवस्था, भाग्य में विश्वास, जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुछ समुदायों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन आदि कुछ प्रमुख कारण हैं। अशिक्षा के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति परिवार में अपने बच्चों को जन्म से पैदा होने वाली हानियों को नहीं समझ पाते। वे कुछ ऐसी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़े रहते हैं जिनके कारण जन्म दर कम नहीं हो पाती। निम्न जीवन स्तर और जनसंख्या वृद्धि के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। जीवन स्तर नीचा होने से लोगों को मनोरंजन की समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती, फलस्वरूप स्त्रियों में गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। जीवन स्तर नीचा होने से माता पिता बच्चों के पालन पोषण पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते। इससे बच्चों में भी समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने की जागरूकता विकसित नहीं हो पाती। बाल विवाह की प्रथा में कुछ कमी हुई, लेकिन ग्रामीण समुदाय और नगर में निम्न आय वर्ग के लोगों में आज भी बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी अधिक है। बाल विवाह के फलस्वरूप पति पत्नी को बच्चों को जन्म देने के लिए कहीं अधिक समय मिल जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण साधनों की कमी के बाद भी आज संतानों को जन्म और उनके पालन पोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। हमारे समाज में ऐसे विश्वास आज भी बहुत प्रभावपूर्ण है कि बच्चे ईश्वर की देन हैं तथा पुत्र जन्म के बिना व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकती है। इस तरह के अंधविश्वास जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसमें कई कारण दिया गया, जिसमें अशिक्षा एक प्रमुख कारण है। अशिक्षा के कारण लोग अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। बेटे और बेटियों में फ़र्क रखते हैं। यदि किसी की 3-4 बेटियां हो गई हैं, फिर भी वो बेटों की चाह में जो है संतानोत्पत्ति में जो है अपना योगदान देता रहता है, संतानोत्पत्ति करता रहता है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। इसके अलावा जीवन स्तर नीचा होने के कारण जब घर में मनोरंजन के साधन नहीं होते, तो ऐसे समय में मनोरंजन जो है अपने परिवार में ही जो है लोगों के बीच में लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से भी जनसंख्या वृद्धि में एक सहयोग मिलता है। बाल विवाह की प्रथा यद्यपि कम हुई है, लेकिन पहले के समय में बाल विवाह कुछ समुदाय में आज भी जो बहुत लोअर जीवन स्तर जीते हैं, उन समुदाय में आज भी बाल विवाह होता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी है कि बाल विवाह अधिक होने के कारण दाम्पत्य जीवन में बच्चों को पैदा करने की क्षमता एक लंबे समय तक बनी रहती है और जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि होने का एक अन्य कारण जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन है। यहाँ स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं को काफ़ी बढ़ाया गया। लोगों की आर्थिक दशा में भी पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हो गया। इससे मृत्यु दर कम होने लगी, लेकिन अशिक्षा और परंपरागत विश्वासों के कारण जन्म दर में अधिक कमी नहीं हुई। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे जुड़े हुए व्यवहार के तरीके भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। यहाँ की लगभग 68.80% जनसंख्या गाँव में रहती है। गाँव में अधिकांश लोग यह समझते हैं कि अधिक बच्चे होने से खेती या दस्तकारी से संबंधित कामों को सरलता से पूरा किया जा सकता है। गांव के श्रमिक परिवार के बच्चों को इस कारण एक बोझ के रूप में नहीं देखते कि उन्हें पालन पोषण का शिक्षा पर अधिक व्यय करना नहीं पड़ता है। औद्योगिक नगरों की मलिन बस्तियां भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जनसंख्या वृद्धि को तमाम कारणों से देते हैं। अपने बच्चों की संख्या इस कारण से बढ़ाते हैं कि अलग अलग अगर बच्चे अधिक होंगे तो घर में काम अधिक होगा और घर में शक्ति अधिक आएगी, क्षमता अधिक बढ़ेगी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि
इन अधिक बच्चों के आ जाने से इनकी उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, उनके उचित खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिनके कारण से उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके मानसिक संतुलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे बच्चे समाज में चल करके समाज के लिए एक प्रकार की समस्या ही पैदा करते हैं, समस्या बनते हैं। उनके विचार, उनके हाव भाव, उनकी बोलचाल, इन सब में बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूकता की तरफ बढ़ाना होगा। लोग जागरूक हों इस बात से और किसी भी प्रकार की मान्यता अंधविश्वास में फंस करके जनसंख्या वृद्धि ना करें। अगला हेडिंग, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया है। ऐसे सिद्धांत देने वाले विद्वानों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन इनमें माल्थस, कार्ल मार्क तथा नोटेस्टीन के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है। माल्थिज्म थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अंग्रेज अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनका पूरा नाम था, ने सन 1788 में दिए गए जनसंख्या संबंधी अपने एक निबंध एस्से ऑन पॉपुलेशन में यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक समाज में जनसंख्या के बढ़ने की दर मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक होती है। यानी जितने भरण पोषण के साधन बढ़ते हैं उसकी अपेक्षा जनसंख्या और बढ़ती है। यही दशा विभिन्न समाजों में तरह तरह के संकट पैदा करने और गरीबी का मुख्य कारण है। माल्थस का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। पहला है, यानी जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए, उसे जीविका चलाने के लिए तमाम साधनों की ज़रूरत है। उसे खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, तो भोजन की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? खेतों से, अर्थात उसे खेत की ज़रूरत है। उसे रहने के लिए पहनने के लिए वस्त्र की ज़रूरत है, पीने के लिए उसे जल की ज़रूरत है और तमाम प्रकार की उसकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक आवश्यकताएँ हैं, जो एक जनसंख्या, एक पुरुष, एक व्यक्ति जो भी इस धरातल पर जन्म लेता है उसे उसकी सप्लाई मिलनी होती है। तो इस प्रकार से यदि अप्रत्यक्ष संबंध इसका, जैसे जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन संसाधन घट रहे हैं, तो आपूर्ति संसाधनों की नहीं हो पाती। इस प्रकार से संसाधनों का जो अनिश्चित बंटवारा है वो एक प्रकार से जहर घोल रहा है समाज में। मनुष्य में अगला है, मनुष्य में संतान को जन्म देने की बहुत अधिक क्षमता होती है। दूसरा कारण ये भी है कि मनुष्य में संतान को जन्म देने की क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। विभिन्न समाजों में भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है। जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रण ना लगाया जाए तो प्रकृति स्वयं विभिन्न अवरोधों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण लगाती है। माल्थस का ये सिद्धांत थोड़ा सा कारगर भी और यथार्थ सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि को रोकने में असफल होता है तो प्रकृति अपने तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेती है। जैसे कभी कभी किसी दशक में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई ऐसी विशेष प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी किसी विशेष क्षेत्र में, उसका संतुलन प्रकृति ने स्वयं बना लिया। कभी तूफान आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी भयंकर भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया। ये प्राकृतिक आपदाएं जब कभी अचानक मानव जीवन पर अटैक करती हैं तो इसका एक मतलब भी निकलता है कि जनसंख्या या मानव जीवन से संबंधित प्रकृति अपने संतुलन को बनाने के लिए उत्सुक है। ऐसे में वो अपना संतुलन बना लेती है। ये भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का एक पार्ट है। माल्थस ने मान्यताओं को निम्नांकित 4 निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट किया है। पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर। माल्थस के अनुसार मनुष्य में संतान को जन्म देने की असीमित क्षमता होती है। फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय रूप से अर्थ होती है, अर्थात 2, 4, 8, 16, 30, 64 आदि के रूप में होती है। यानी इसका आंकड़ा लगभग जो है ये 2 गुना से अधिक या 2 गुने के अनुपात में होता रहता है। उन्होंने माना कि साधारणतः 20 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। अगला है खाद्य सामग्री की वृद्धि दर। खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत धीमी होती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बतलाया कि उत्पादन में होने वाली वृद्धि गणितीय अनुपात में यानी 1:2:3:4 यानी सीधे 1 गुना होती है, आदि के रूप में होती है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न समाजों में खाद्य सामग्री और जीवन निर्वाह के दूसरों साधनों की तुलना में और जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होने के कारण इनके बीच असंतुलन पैदा होता है। यानी जनसंख्या वृद्धि की दर डबल रेट पर चल रही है। 2, 4, 8,
16, 32, 64 ऐसे रेट पर चल रही है। लेकिन जो खाद्य सामग्री का ग्रोथ है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी क्रमिक रूप से चल रहा है, तो कहाँ संतुलन बन पाएगा। आप विचार कीजिए कि जहाँ जनसंख्या डबल हो रही है और खाद्य सामग्री उसकी आधी विकसित हो रही है, तो निश्चित रूप से ये असंतुलन बनेगा और इसका समाज पर एक बुरा असर पड़ेगा। प्रतिबंधक अवरोध अगला है इनका तीसरा। जनसंख्या वृद्धि तथा जीवन निर्वाह के साधनों के बीच होने वाले असंतुलन को दूर करने का एक ही तरीका है कि मनुष्य कुछ कृत्रिम अवरोधों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे। इसके लिए माल्थस ने 2 तरह के उपायों का उल्लेख किया। पहला, नैतिक संयम तथा गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य अथवा अविवाहित रहना या अधिक आयु में विवाह करना नैतिक संयम के तरीके हैं। दूसरी ओर संतति निग्रह के साधनों के उपयोग तथा गर्भ समापन के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रतिबंधक अवरोध है, इसमें मनुष्य या तो ब्रह्मचारी हो जाए, जीवन भर शादी ना करे, या शादी करे तो तमाम प्रकार के जो आधुनिक दवाएं हैं और अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हुए जिससे संतानोत्पत्ति पर रोक लगाया जा सके, इनका उपयोग करे। ये पहला था। इसके बाद अगला इनका नियम है प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अवरोध। मनुष्य यदि कृत्रिम या प्रतिबंधक अवरोधों को नहीं अपनाता है तब प्रकृति स्वयं ऐसी दशाएं पैदा कर देती है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या कम हो जाती है। इसी दशा को माल्थस ने प्रकृति अवरोध कहा है। प्राकृतिक अवरोध अनेक महामारियों, अकाल, भूकंप तथा बाढ़ जैसी दशाओं के रूप में पैदा होते हैं। प्राकृतिक अवरोधों में जीवन निर्वाह के साधनों और जनसंख्या के बीच स्थापित होने वाला संतुलन बहुत कम समय तक ही रहता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद जनसंख्या पुनः बढ़ जाती है। उपर्युक्त निष्कर्षों द्वारा माल्थस ने यह माना है कि विभिन्न समाजों में गरीबी और भुखमरी का मुख्य कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि और नियोजित प्रयत्नों के द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उन्होंने निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। यानी यदि वो जनसंख्या बढ़ाता है तो निश्चित रूप से उसकी पीढ़ियाँ, यही पीढ़ी या आने वाली भावी पीढ़ी, ये संसाधनों के अभाव में गरीब हो जाएगी। वास्तव में आज माल्थस द्वारा की गई भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है। वास्तव में आज माल्थस के द्वारा की गई भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है, क्योंकि विभिन्न समाजों में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एक समान देखने को नहीं मिलती है। जो समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनमें जन्म दर घटने और जीवन निर्वाह के साधनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने के कारण जनसंख्या की समस्या बहुत कम हो चुकी है। मुख्य बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि प्रत्येक दशा में हानिकारक भी ही नहीं होती है। अनेक समाजों में जनसंख्या को आज इसलिए बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि हो और उसकी सहायता से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये चीज़ें माल्थस के सिद्धांत का थोड़ा सा आलोचना है, नीचे जो दिया गया है, लेकिन उनका सिद्धांत कहीं गलत नहीं है। उनके सिद्धांत जनसंख्या विस्फोट वाले स्थितियों में पूर्णतः लागू होते हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बार पुनः धन्यवाद। आपने अगर पूरा वीडियो देखा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियोस और प्रस्तुत करता रहूं। आप इसका नोट्स बनाते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।